फाइनेंस का मतलब होता है रकम और उसकी सरमायाकारी से मुतल्लिक मामलात। आपने कर्ज़ लेना है, कर्ज़ देना है, आपने बचत कैसे करनी है और इसके अलावा आपने बजट कैसे बनाना है, इसको हम फाइनेंस कहते हैं। इसमें कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो तब भी हमें इस चीज़ को ज़रूरत पेश आती है, इस इस्तिलाह को यूज़ करने की और समझने की। या फिर हम ऑलरेडी पहले से एक काम कर रहे हों, कारोबार कर रहे हों, उसमें भी ये हमें इस्तेमाल होती है। रोज़मर्रा कारोबार की ये इस्तिलाह है। एसेट का उर्दू में अगर हम एक जुमला निकालें, एक लफ्ज़ निकालें तो वो है असासा। एसेट एक असासा या ज़रिया होता है जो आपके बस में होता है, आपके कंट्रोल में होता है और उससे आप मुस्तक़बिल में मुआशी फ़वाइद हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास गाड़ी है, वो उसको इस्तेमाल करके ऊबर पे, करीम पे चला के उससे अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है, उससे मुआशी फ़ायदा हासिल कर सकता है। उसको हम एसेट कहते हैं, असासा या ज़रिया। हकीकी असासा उस असासे को कहते हैं जिसकी वैल्यू या कदर कीमत उसकी साख्त और खसूसियात की वजह से होती है, जैसा कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी। आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो रियल एसेट हैं, उनको किसी ने कोई कदर कीमत लगाई नहीं है, उनकी अपनी खसूसियत, साख्त और इस्तेमाल की वजह से उनकी एक कदर कीमत है। उनको हम हकीकी असासा, रियल एसेट कहते हैं। उसके बाद इसी में एसेट में एक और इस्तिलाह यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, माली असासा। माली असासा ये होता है कि उसकी अपनी कोई कदर कीमत या वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर कीमत या वैल्यू एक मुआहदे के तहत वजूद में आती है। अगर हम करेंसी की बात करें, अगर हम रकम की बात करें, हम 1000 रुपये के नोट की बात करें तो वो कागज़ का एक टुकड़ा है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन हुकूमत ने उसको मुआहदे के तहत 1000 रुपये की वैल्यू दे दी, 1000 रुपये की कदर कीमत दे दी उस कागज़ के टुकड़े को। तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है जिसे हम माली असासा कहते हैं। लाइबिलिटी से मुराद है आपकी ज़िम्मेदारी, वो ज़िम्मेदारी जिसको पूरा करने के लिए, अदा करने के लिए आपको आपके मुआशी वसाइल खर्च ना होंगे, जिससे आपका इकनॉमिक आउटफ्लो, मुआशी वसाइल जिससे आप कमाई करते हैं, वो वसाइल आपके खर्च होंगे। मैंने आज किसी से कारोबार करने के लिए चीज़ें उधार ले ली, अब उससे चीज़ें मैंने उधार ले ली, उसको बाद में मैंने पैसे वापस करने हैं जितनी उनकी कदर कीमत थी, तो वो जो मैंने आज उधार लिया है और जो मैंने वापस करना है वो मेरी लायबिलिटी है। आपको बिजली का बिल आ गया, आपने पूरा महीना बिजली इस्तेमाल की, बिजली का बिल आ गया, अब वो आपने उसको चुकाना है, उसको आपने पेमेंट करनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। उसको पे करने के लिए, उसको चुकाने के लिए आपके पास जो पैसे हैं, जो आपके एसेट्स हैं, उनका आउटफ्लो होगा, वो आपसे जाएंगे, तो मुआशी वसाइल आपके खर्च हो रहे हैं। तो ऐसी ज़िम्मेदारी जिसको पूरा करने के लिए आपके मुआशी वसाइल खर्च हों, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप कारोबार करते हैं उसके रोज़मर्रा की सरगर्मियों से जो आपको मुआशी फ़वाइद हासिल होते हैं, जो आप कमाई करते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जब आप कमाई कर रहे होते हैं, आप रेवेन्यू उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म में, उससे होता है या आपके असासे बढ़ रहे होते हैं, या आपने आज किसी को 100 रुपये की चीज़ बेच दी, उससे आपने 100 रुपया ले लिया, तो आपने 100 रुपये का रेवेन्यू कमा लिया, कमाई कर ली, और दूसरी साइड पे आपका 100 रुपये का एसेट, कैश जो था वो बढ़ गया। या क्या हो रहा होता है कि आपकी लायबिलिटी, ज़िम्मेदारी जो है वो कम हो रही होती है। आपने किसी का 100 रुपया देना था, उसने कहा आपके पास 100 रुपया नहीं है, आप मुझे चीज़ें दे दो। आप कारोबार करते हैं, उसने कहा जी आपने मुझसे 100 रुपया उधार लिया था, अब आप उस 100 रुपये के बदले में मुझे सेल कर दो। आप उसको 100 रुपये की सेल कर देते हैं, तो एक साइड पे आपने रेवेन्यू कमा लिया और दूसरी साइड पे आपकी लायबिलिटी कम होगी। तो
तो जब भी आप रेवेन्यू कमाएंगे, जो आप कमाई करेंगे, उसके नतीजे में आपके असासों में इजाफा हो रहा होगा या आपकी ज़िम्मेदारियों में कमी हो रही होगी। तो रोज़मर्रा की सरगर्मियों से जो आप कमाते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन इसमें रोज़मर्रा का लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना चीज़ें ख़रीदते बेचते हैं, एक दिन आपने उठा के अपनी गाड़ी बेच दी, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है। बिज़नेस के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उससे जो आप मुआशी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ी हुई इस्तिलाह है एक्सपेंस, ख़र्चा। आप जो कमाई कर रहे हैं, वो कमाई करने के लिए जो मुआशी फ़वाइद आपसे जाते हैं, उनको हम ख़र्चा कहते हैं। आपने 100 रुपया कमाने के लिए आपने 80 रुपये खर्च दिए, तो वो आपका ख़र्चा है। जब भी ख़र्चा हो रहा होता है तो उसके नतीजे में या आपके असासे कम हो रहे होते हैं या आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही होती हैं। आप रोज़ दुकान पे जाते हैं, कारोबार करते हैं, ख़रीदते हैं चीज़ें, बेचते हैं, आपको महीने बाद बिजली का बिल आ जाता है, तो वो आपने रेवेन्यू कमाने के लिए जो आपने बिजली का बिल देना है वो आपका ख़र्चा है। वो अभी आपने नहीं दिया, वो आपकी ज़िम्मेदारी में ऐड हो जाएगा, ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी आपकी। तो जब भी आप ख़र्चा कर रहे होंगे, एक्सपेंस कर रहे होंगे, उसके नतीजे में आपके मुआशी फ़वाइद जा रहे होंगे, आपके असासे कम हो रहे होंगे या आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही होंगी। उसे हम अकाउंटिंग के टर्म में एक्सपेंस कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो असासा है, आप उसे कितनी आसानी से बेच सकते हैं जब आपको इमरजेंसी में या हादसाती तौर पे उसकी ज़रूरत पड़े, और उसकी वैल्यू, उसकी कीमत भी कम ना हो। इसकी सादा सी मिसाल हमारे पास ये है, मेरे पास एक 1000 रुपये का बॉन्ड है, मुझे हादसाती तौर पे उसकी ज़रूरत पड़े या आम रूटीन में मैंने उसे, आम एक दिन में मैंने उसे इस्तेमाल करना हो, तो उसकी कीमत 1000 रुपया ही रहेगी। वो मैं किसी के पास लेके जाऊंगा तो वो ये नहीं कहेगा कि ये 1000 रुपये का है तो मैं आपसे ये 700 रुपये में लेता हूँ। उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं कि आसानी के साथ, बग़ैर उसकी कदर कीमत में कमी हुए एसेट को कितनी आसानी से बेचा जा सकता है, उसे उसकी लिक्विडिटी कहते हैं। इसको मैं इस तरह से बयान करूँगा, अगर आपके पास एक कार है, आपको इमरजेंसी में उसकी ज़रूरत पड़ गई कि आपने इमरजेंसी में वो बेचनी है, आप उसे आम हालात में बेचने जाएं तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। जब आप उसे इमरजेंसी में बेचने जाएंगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने बेचनी है, तो आपको उसकी कीमत कम मिलेगी। तो जिस असासे को आसानी से बेचा जा सके और उसकी वैल्यू भी कम ना हो, वो उतना लिक्विड एसेट होता है, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होती है। जो बॉन्ड की मैंने एग्जांपल दी, उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, उसको आप आसानी से बेच सकते हैं, उसकी वैल्यू भी कम नहीं होगी, चाहे आप उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेचें या आप उसे इमरजेंसी में जाके बेचें। लेकिन जो आपके पास कार है, जो आपके पास गुड्स पड़ी हैं, जो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है, उनको जब आप आम रूटीन में बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू, आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी। जब आप इमरजेंसी में उनको बेचने जाएंगे तो आपको उनकी वैल्यू कम मिलेगी। तो जितनी आसानी से किसी चीज़ को उसकी कीमत पे असरअंदाज हुए बगैर बेचा जा सके, वो उतनी ज़्यादा लिक्विड होती है, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होती है। जबकि वो चीज़ जिसको आसानी से ना बेचा जा सके और हादसाती तौर पे इमरजेंसी में उसे बेचते वक्त उसकी वैल्यू भी कम हो, वो उतनी इलिक्विड होती है, उसकी लिक्विडिटी उतनी कम होती है। उर्फ़े आम में कहा जाता है, जो चीज़ आ रही हो उसको डेबिट कर लेते हैं, जो चीज़ जा रही हो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना है, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है आज हम उसे मुनासिब तरीके से समझेंगे। हमारे पास बिज़नेस जब हम कर रहे होते हैं, हमारे पास असासे होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमारी कमाई होती है, हमारे ख़र्चे होते हैं। तो जब भी आपके असासों में या ख़र्चों में इजाफ़ा हो रहा होता है, उस इजाफे को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग में टर्म यूज़ होती है डेबिट की। मैं दोबारा बयान करता हूँ, जब आपके एसेट में या खर्चों में इजाफा हो रहा होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हम डेबिट कहते हैं। इसी के मुख्तलिफ तौर पे इसके अपोजिट, जब आपकी ज़िम्मेदारियों में, आपकी कमाई में कमी हो रही हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हम डेबिट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के उलट चलती हैं। जब आपके असासों में इजाफा हो रहा हो, आपके ख़र्चों में इजाफा हो रहा हो, उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी डेबिट करते हैं।
जबकि आपकी जिम्मेदारियों में कमी हो रही हो और आपकी कमाई में कमी हो रही हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हम डेबिट करते हैं। इसको हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में डेबिट कहते हैं। इसी से चलते हुए हम आ जाते हैं क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट बिल्कुल अपोजिट है डेबिट का। जब आपकी कमाई में इजाफा हो रहा हो, आपके जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। जबकि आपके असासों में कमी हो रही हो और ख़र्चों में कमी हो रही हो, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो हम क्रेडिट और डेबिट दोनों एक दूसरे की अपोजिट टर्म चल रही होती हैं। स्टॉक जो इस्तिलाह है, ये ताल्लुक़ रखती है जब हम कंपनीज़ के कारोबार की बात कर रहे होते हैं। कंपनीज़ जब कारोबार कर रही होती हैं तो कंपनीज़ के छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं। कंपनी में जो जो मालिक होते हैं उनके छोटे छोटे हिस्से उनको दे दिए जाते हैं, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। शेयर्स उर्फ़े आम में हम उन्हें स्टॉक कहते हैं, जो किसी भी कंपनी में आपकी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। कोई कंपनी है, उसमें मैंने अगर 100 रुपये का शेयर ले लिया तो वो उस कंपनी में मेरा 100 रुपये की मलकियत हो जाएगी। तो वो शेयर्स जो हैं उनको हम उर्फ़े आम में स्टॉक कहते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। कंपनीज़, लिस्टेड कंपनीज़ के केस में, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के केसेस में वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास होते हैं। और जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार कर रही होती हैं, उनके शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीद सकते हैं। तो स्टॉक शेयर से रिलेट करता है। कंपनी में जो आपका हिस्सा होता है उसको जाहिर करने के लिए शेयर की टर्म, स्टॉक की टर्म इस्तेमाल की जाती है। अगर हम मार्केट की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ऐसी जगह जहां पे चीज़ें और ख़िदमात बेचने और ख़रीदने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। आप फ्रूट मार्केट में चले जाते हैं, सब्ज़ी मंडी में चले जाते हैं, आप गल्ला मंडी में चले जाते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं चीज़ें ख़रीदने और बेचने के लिए, ताकि जिसने बेचनी है और ख़रीदनी है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। वो जगह जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा होता है, चीज़ें या खिदमात खरीदी और बेची जा रही होती हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। कारोबार में हम रोज़मर्रा लेन देन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड भी करना होता है, उनका हिसाब किताब भी रखना होता है। उसके लिए हम अकाउंटिंग में एक इस्तिलाह यूज़ करते हैं, जर्नल का मतलब होता है एक तफसीली खाता, जिसमें आप रोज़मर्रा के माली मामलात, जो बिज़नेस का लेन देन हुआ है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कितना मेरा ख़र्चा हुआ, कितनी मैंने कमाई की, कितने के मैंने असासे बना लिए, कितनी की मेरी ज़िम्मेदारियाँ आ गई, कितने के असासे मैंने बेच दिए, कितनी ज़िम्मेदारियाँ मैंने आज चुका दी, पे कर दी। वो तफसीली हिसाब किताब रखने के लिए जो निज़ाम यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग में, उसको जर्नल कहते हैं। जर्नल से ही जुड़ी हुई एक और इस्तिलाह जो इसी से आगे चल रही होती है, उसको हम लेजर कहते हैं। लेजर ये होता है कि जब आप रोज़मर्रा लेन देन में अपने मामलात, कारोबारी मामलात, माली मामलात रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जर्नल में, तो वहाँ पे आपके ख़र्चे, आपकी कमाई, आपके जो आपने असासे बनाए, जो आपने ज़िम्मेदारियाँ पे की, वो चल रहे होते हैं। हर तारीख़ के हिसाब से एक तारीख़ में जो जो आपने किया वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अब ये करते हैं कि जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एक जैसे ख़र्चे आपने एक दिन में किए, अगले दिन किए, उनको उठा के आप एक अलग-अलग खाता बना देते हैं। इसी तरह आप ये करते हैं कि आपने जो अपने ग्राहकों को चीज़ें बेची होती हैं, जिन्होंने आपसे उधार लिया होता है, आप एक पेपर के ऊपर आप कर रहे होते हैं, फ़लाँ का खाता, रशीद का खाता ये है, तुफ़ैल का खाता ये है, बशीर का खाता ये है। तो वो आपने जर्नल में जो हर दिन का रिकॉर्ड किया होता है, हर ट्रांजैक्शन, अपना हिसाब किताब अलहदा, उसको आप उसकी नेचर के हिसाब से एक अलहदा खाते में डाल देते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल को हम उर्दू में इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने जिन ग्राहकों को उधार चीज़ें बेची हुई हैं, वो जो आपने उधार उनसे वसूल करना है, जिनसे आपने उधार वसूल करने हैं, वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं। ग्राहकों से जो आपने पैसे लेने हैं वो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं। इसी के साथ हम समझ लेते हैं अकाउंट्स पेएबल।
آپ نے جو چیزیں کاروبار کرنے کے لیے ادھار خریدی ہوئی ہیں، اپنے سپلائر سے آپ نے جو چیزیں ادھار خریدی ہوئی ہیں، ان کو جو آپ نے پیسے دینے ہیں، اپنے سپلائرز کو جو آپ نے پیسے دینے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹس پیبل، جن سپلائرز کو آپ نے پے کرنا ہے۔ جن کسٹمر سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹس ریسیویبل، اور جن سپلائرز کو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹس پیبل۔ اکاؤنٹنگ کی اگلی ٹرمز میں اصطلاحات میں ایک بڑی عرف عام استعمال کی جاتی ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس۔ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے سیکھا جرنل کا کانسیپٹ، جس میں آپ تفصیلی اپنے کاروبار کے لین دین کو روزانہ کی بنیاد پہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کھاتہ بناتے ہیں، ہر گاہک کا علیحدہ کھاتہ بنا دیا، ہر سپلائر کا علیحدہ کھاتہ بنا دیا، ہر ایکسپینس کا علیحدہ کھاتہ بنا دیا۔ اسی طرح اپنے اثاثوں کے علیحدہ کھاتے بنائے، اپنی ذمہ داریوں کے علیحدہ کھاتے بنائے۔ تو جب آپ اس کو ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ، ایک ڈیٹ پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیں گے کہ میں نے پورا سال، میں نے 1 جنوری کو بزنس میں نے سٹارٹ کیا تھا، 31 دسمبر تک میں نے کیا کیا، تو ان کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس مختصر سے خاکے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے سال میں جو بزنس کا لین دین ہوا ہے، جو میں نے کمائی کی، جو میں نے خرچے کیے، جو میں نے اثاثے بنائے، جو ذمہ داریاں تھیں، میں نے بزنس میں جو پیسہ لگایا، ان کو ایک مروجہ نظام کے تحت، ایک اکاؤنٹنگ کے مروجہ نظام کے تحت ایک مختصر خاکے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جن کو ہم فائنینشیل سٹیٹمنٹس کہتے ہیں۔ یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس، اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، مختلف اجزاء کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی چیز آتی ہے بیلنس شیٹ۔ اس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بھی کہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز بھی کہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پورا سال جو بزنس کیا تھا، تو سال کے آخر پہ، مثال کے طور پہ 31 دسمبر پہ آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں بزنس کے پاس، کتنی اس کے پاس ذمہ داریاں ہیں، کتنے آپ نے، آنر نے پیسے لگائے تھے، کاروبار کرنے والے نے اس میں پیسے لگائے تھے۔ تو وہ ایک پیج کے اوپر آپ کو سارے اثاثے، ذمہ داریاں، آپ کے سپلائرز، آپ کے کسٹمرز، گاہک، سب کا حساب کتاب ایک سمری کی ایک مختصر شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو ہم بیلنس شیٹ کہتے ہیں۔ پروفٹ اینڈ لاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مختصر طور پہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے پورے سال میں کیا کمائی کی، ریونیو کیا کمایا، میں نے ایکسپینس کتنا کیا، خرچہ کتنا کیا، اور سال کے آخر پہ میں نے پروفٹ کتنا کمایا۔ وہ ایک مختصر سا خاکہ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہم بناتے ہیں، اسے پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں۔ بیلنس شیٹ، جس میں آپ کے اثاثے اور آپ کی ذمہ داریوں کا تعین آپ نے مختصر صورت میں پیش کر دیا کہ 31 دسمبر پہ کیا اثاثے تھے، کیا ذمہ داریاں تھیں، کتنے پیسے آنر نے لگائے ہوئے تھے، بیلنس شیٹ۔ پھر پورے سال میں آپ نے ریونیو کیا کمایا، آپ نے خرچے کتنے کیے، اور آپ کا سال کے آخر پہ بچا کیا، پروفٹ کتنا کمایا، پروفٹ اینڈ لاس میں آ گیا۔ اگلا کمپوننٹ اس کا ہم جو بناتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز۔ ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ پورے سال میں جو میں نے کمائی کی ہے، جو میں نے خرچے کیے ہیں، کچھ چیزیں آپ ادھار کے طور پہ لے کے بیچ دیتے ہیں آگے، کچھ چیزیں آپ کیش پہ آگے بیچتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں میں کیش استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں کیش استعمال نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جو کیش استعمال ہوا، جو سیل سے، ریونیو سے کیش آیا، جو خرچوں میں کیش گیا، اور آپ کے پاس سال کے شروع میں کتنا تھا اور سال کے آخر پہ کتنا ہے، اس کی پوری ہم ایک ریکنسیلیشن بناتے ہیں کہ کمایا کتنا کیش کی صورت میں، کیش کی صورت میں خرچے کتنے کیے، اور سال کے آخر پہ کیا میرے پاس کیش بچ گیا۔ یہ اس صورتحال میں آتا ہے جب ہم اکرول کی بیس پہ اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹائم ویلیو آف منی کو سب سے سمجھنے کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے پاس جو پیسے ہیں، 1 سال بعد، 2 سال بعد ان کی ویلیو وہ نہیں ہوگی جو آج ہے۔ یہ بڑی سادہ سی مثال ہے، جیسے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں تو 100 روپے کی اتنی ساری چیزیں آ جاتی تھیں، اب تو 100 روپے کا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو جو پیسے آج آپ کے پاس ہیں، ان کی جو آج ویلیو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ 1 سال بعد انہی پیسوں کی ویلیو کم ہوگی۔ اس کو ہم ٹائم ویلیو آف منی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا
तो आपके पास मौजूद रकम की वैल्यू कम होती जाएगी। उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। एक फ़ायदा कमाने के लिए जो दूसरा फ़ायदा आपने छोड़ दिया है, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने उससे कारोबार शुरू कर दिया, उस कारोबार से मैंने 10,000 रुपये कमा लिए। लेकिन अगर मैं वही 1 लाख रुपया बैंक में रख देता, उससे मुझे 8,000 रुपये का मुनाफा आ जाता। तो 10,000 कमाने के लिए मैंने 8,000 छोड़ दिया। तो एक फ़ायदा कमाने के लिए जो दूसरा फ़ायदा, जो 8,000 मैंने छोड़ दिया 10,000 कमाने के लिए, वो 8,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक फ़ायदा कमाने के लिए जो दूसरा फ़ायदा आपने छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। 10,000 कमाने के लिए आपने 8,000 छोड़ दिया, तो वो 8,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 कमाने की। इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिस्क मैनेजमेंट। अब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो आप टर्म सुनते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क होता क्या है? रिस्क ये होता है कि जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो आपके कारोबार की आमदनी को या जो आपने उसमें सरमायाकारी की है, उसको जो ख़तरात लाहक होते हैं, उन ख़तरात को शनाख्त करना, उनको समझना और उनका सद्देबाब करना या उनको कंट्रोल करना रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। रिस्क मैनेजमेंट में आपका सियासी सरगर्मियों की वजह से भी आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है, हड़तालों की वजह से भी हो सकता है, किसी चीज़ की सप्लाई कम हो गई है उसकी वजह से भी आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। तो बिज़नेस जब आप कर रहे होते हैं तो उसको बहुत सारे ख़तरात लाहक होते हैं कि उसकी बिज़नेस की जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो कम हो जाएगी या आपने जो उसमें सरमायाकारी की हुई है वो डूब जाएगी। तो उन ख़तरात को तशख़ीस करना, शनाख्त करना, उनको जांचना, उनको समझना और उनका सद्देबाब करना, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। बैंक, हम रोज़मर्रा इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, हमारा वास्ता भी पड़ता है। बैंक क्या होता है? बैंक एक मालियाती इदारा है जिसके पास लोगों से पैसे जमा करने, उनको कर्ज देने का लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस गवर्नमेंट देती है कि आप लोगों से पैसे जमा करते हैं, उनको कर्ज देते हैं। इसके साथ साथ बैंक और भी सर्विसेज, खिदमात फराहम करता है, जिसमें आपको करेंसी का तबादला, लॉकर्स मुहैया करना और आपकी जो सरमायाकारी है उसका इंतज़ाम करना, उसको आगे लेके चलना ताकि वो मज़ीद फले फूले, उसको वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। बैंक ये सर्विसेज भी मुहैया करता है। बैंक से ही जुड़ी हुई एक और हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक और इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं लोन। जो आपने बैंक से या किसी से भी कोई कर्ज़ा लिया होता है और जो बाद में आपने वापस करना होता है, वो जो कर्ज़ा लिया होता है उसे हम अकाउंटिंग की टर्म में, फाइनेंस की टर्म में लोन कहते हैं, कर्ज़ा। और उसके लिए ये भी शर्त है कि वो आपने बाद में वापस करना है। इंश्योरेंस एक मुआहदा होता है जिसमें एक इदारा कुछ मखसूस नुकसानात की सूरत में आपको मुआवजा देता है। वो मुआवजा देने के बदले में आपसे एक ख़ास रकम माहाना, 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद चार्ज करता है, वसूल करता है, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। वो इंश्योरेंस प्रीमियम लेने के बदले में आपको ये गारंटी करता है कि अगर आपका नुकसान होगा, आपके गोदाम में आग लग गई, आपकी शॉप में आग लग गई, कोई और इमरजेंसी हो गई, आपका बिज़नेस लॉस हो गया, तो वो उस नुकसान को पूरा करता है, आपको मुआवजा देता है। कुछ ख़ास नुकसानात जो कि उस माहदे के अंदर दर्ज होते हैं, उसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आप ज़ायद रकम उसे देते हैं वापस करते हुए, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, सूद कहते हैं। इसका जब आप किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करते हैं, मैंने आज बैंक गया, बैंक से मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया कि मैंने कारोबार करना है। बैंक कहता है ठीक है, आप कारोबार करें, 1 साल के बाद आप मुझे 1,10,000 रुपये वापस करेंगे। तो जो 10,000 रुपये बैंक को मैंने ऊपर ज़ायद दिए हैं उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो आप ज़ायद रकम उसको वापस करते हुए दे रहे हैं साथ, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं।